Hello everyone, welcome to class 8. So we were doing the chapter 5, the revolt of 1857 in the section of history. Until now we have seen political causes, economic causes and social religious causes. हम पढ़ रहे हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के कॉजेज़ की कारण क्या बना कि जिससे 1857 का रिवोल्ट हुआ. आज हम लास्ट 2 टॉपिक फिनिश अप करेंगे, वो है मिलिट्री कॉजेज़ और इमीडिएट कॉजेज़. So, Indian soldiers who formed more than 85% of the British troops in India suffered from the oppressive British rules as well. इसका मतलब ब्रिटिश आर्मी में भले ही 85% से ज़्यादा इंडियन सिपाहीज थे, फिर भी उनको ब्रिटिश रूल का क्या फेस करना पड़ा, ऑपरेशन फेस करना पड़ा. इंडियन सिपाहीज वर लुक्ड अपॉन एज इंफीरियर बींग्स एंड ट्रीटेड बैडली बाय द ब्रिटिश सुपीरियर्स. मैंने आपको कल एक वर्ड बताया था, सबॉर्डिनेट. सबॉर्डिनेट कौन होता है? जिसके पास पावर्स अथॉरिटीज़ कम होती हैं एज कंपैरिजन टू सुपीरियर. तो सबॉर्डिनेट के ऊपर कौन हुआ? सुपीरियर हुआ. इंडियन सिपाहीज को मिलिट्री में किस तरह से देखा जाता था? बहुत इन्फीरियर तरीके से देखा जाता था. दूसरा, उनके साथ बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट किया जाता था. ये कौन करते थे? ब्रिटिश सुपीरियर्स. यानी ये नीचे पोस्ट पर थे और इनके ऊपर जो हायर पोस्ट थी वो कौन थे? ब्रिटिश सुपीरियर्स थे. देवर पेड फार लेसर देन ब्रिटिश सोल्जर्स. और जो इनको सैलरीज दिया करते थे, कंपनी जो देती थी, वो ब्रिटिश सोल्जर्स के अकॉर्डिंग बहुत ही कम हुआ करती थी. एवेन्यूज ऑफ प्रमोशन वर क्लोज टू देम, ऑल हाई पोस्ट वर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश. और जो एवेन्यूज का मतलब होता है जो भी लाइंस थी प्रमोशन की, यानी जो रास्ते थे प्रमोशन के, वो सब इनके लिए क्या कर दिए गए थे? क्लोज कर दिए गए थे. यानी आपको एक ही जगह पर क्या रहना? स्टिक रहना है. आप ऊपर आपको से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी. तो ये भी सब इनके अंदर क्या बर्थ दे रहा था? डिस्क्रिमिनेशन, कि आप ब्रिटिशर्स को तो प्रमोशन देते हो और इंडियन सोल्जर्स को प्रमोशन नहीं देते. तो ये सारे डिससेटिस्फैक्शन एक एक करके अंदर क्या हो रहे थे? फिल हो रहे थे इनके माइंड में. तो जितनी भी हायर पोस्ट थी वो किसके लिए रख दी गई थी? सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए थी. द सिपाहीज वर फॉरबिडन टू वियर कास्ट और सेक्टेरियन मार्क्स सच एज तिलक, बियर्ड और टर्बन. सिपाहीज जो थे, इंडियन सिपाहीज, इनको फॉरबिड किया गया. फॉरबिड का मतलब होता है टू नॉट अलाउ समथिंग, किसी चीज़ को अलाउ ना करना, कि आप ये नहीं कर सकते. तो क्या मना था इनको? सेक्टेरियन मार्क्स. सेक्टेरियन का मतलब होता है कंसर्निंग अ सेक्ट और अ ग्रुप, मतलब किसी पर्टिकुलर ग्रुप. चाहे देखो जो मिलिट्री थी उसमें हर कास्ट के लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, गोरखास, पंजाबी, हर तरीके के. तो उनको क्या कर दिया गया? फॉरबिड किया गया कि आप सेक्टेरियन मार्क्स का यूज़ नहीं कर सकते. सपोज अगर हिंदू है तो दे कैन नॉट पुट तिलक ऑन फोरहेड और थ्रेड ऑन रिस्ट. सिख को अलाउ नहीं था कि दे कैन नॉट कीप अ बियर्ड और वियर अ टर्बन. तो इस तरीके से इनको फॉरबिड किया गया. द इंडियन सिपाहीज फॉरेन सर्विस अलाउंस और भत्ता वॉज डिसकंटिन्यूड कॉजिंग अ रिडक्शन इन देयर सैलरीज. इंडियन सिपाहीज को फॉरेन सर्विस अलाउंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भत्ता. भत्ता का मतलब होता है कि ओवरसीज अलाउंस फॉर फाइटिंग वॉर्स आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. जब ब्रिटिश रूल था तो उस टाइम पर वो क्या देते थे? ओवरसीज अलाउंसेस दिया करते थे. कि मतलब जब आप समुद्र के पार लड़ाई लड़ने जाओगे, हाँ, इंडिया से बाहर जाओगे, तो आपको अलग से क्या मिलेगा? अमाउंट मिलेगा. उसका मतलब होता है अलाउंस. तो उसको भी इन्होंने डिसकंटिन्यूड कर दिया, जिससे कि इनकी सैलरीज क्या हो गई? और कम हो गई. इन 1856 द कंपनी पास द लॉ, द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट. अब 1856 में लॉर्ड कैनिंग के अंडर में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जो था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट. क्या था ये एक्ट? इट मीन्स कि अब बंगाल की जो आर्मी है, कि उसके जो सोल्जर्स हैं, आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, उनको ये एक्सेप्ट करना होगा कि जहाँ भी उनकी नीड होगी कंपनी को, वो वहीं पर अपना क्या देंगे? अपनी सर्विस देंगे. यानी कंपनी रिक्रूट करेगी और तो वो वहीं पर क्या करेंगे? अपनी सर्विस देंगे, वहाँ पर वो लड़ाई लड़ने जाएंगे. दिस एक्ट विच इंश्योर्ड दैट एवरी न्यू रिक्रूट सर्व्ड ओवरसीज इफ़ ऑर्डर्ड. अगर उनको ऑर्डर दिया जाएगा कि भाई आपको समुद्र पार करके लड़ाई करने जाना है इंडिया से, जैसे ये इंडिया है, ये सी है और ये आपकी दूसरी कंट्री है, यानी ब्रिटिश की जिससे भी क्या है लड़ाई है या दुश्मनी है, तो उससे क्या करना होगा? उनको लड़ाई करने जाना होगा. अब प्रॉब्लम क्या आई यहाँ पर? दिस हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द सिपाहीज बिकॉज दे बिलीव दैट इफ़ दे क्रॉस द सी दे वुड लूज देयर रिलीजन एंड कास्ट. अब ऐसा एक बिलीफ माना जाता था. कौन मानते थे? ब्राह्मण्स के लिए होता था बेसिकली, कि अगर वो सी को क्रॉस करेंगे तो ये उनके लिए एक तरीके का क्या होगा? एक पाप होगा. तो इसलिए वो समुद्र को पार करना नहीं चाहते थे. तो यहाँ पर उनको लगा कि हम अपना रिलीजन, अपना कास्ट क्या कर जाएंगे? लूज़ कर जाएंगे. नेक्स्ट कॉज है इमीडिएट कॉज. इमीडिएट कॉज जो है ये भी किससे रिलेटेड है? सिपाही से ही रिलेटेड है.
द कंट्रोवर्सी ओवर द न्यू एनफील्ड पैटर्न्स राइफल्स इंट्रोड्यूस इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी इन 1853 अल्टीमेटली लेड टू द रिवोल्ट। अब प्रॉब्लम कब आई? प्रॉब्लम आई जब इन्होंने एक नई एनफील्ड राइफल जो थी वो इंट्रोड्यूस करी आर्मी में 1853 में। ये भी एक रिवोल्ट का क्या बन गई? कारण बनी, कॉज बनी। क्या प्रॉब्लम थी इसमें? द ग्रीस कार्टेजेस वर फॉर दीज राइफल्स हैड टू बी बिटन ऑफ बिफोर बीइंग इंसर्टेड इनटू द राइफल। अभी जो कार्टेजेस हुआ करती थी, कार्टेजेस क्या होती हैं? सील्ड कैसिंग्स कंटेनिंग बुलेट्स, मतलब इसके अंदर बुलेट्स होते थे। तो इसको जो इसकी सील हटाने के लिए इसको माउथ से बाइट करना पड़ता था। माउथ यानी कि टीथ का यूज़ करते हुए आप उसको क्या करते थे? बाइट करते थे सिपॉइस। तो जो उसके ऊपर जो पेपर होता है, पेपर पे जो ग्रीस लगा होता था, वो कहते थे कि ये इसके ऊपर ये ग्रीस जो लगाते थे वो किसका फैट होता था? वो काउस या पिग्स का यूज़ करते थी। कौन? EEIC। अब होता क्या है, एक र्यूमर स्प्रेड होता है सिपॉय कैंप में कि जो ग्रीस है इट कंटेन द फैट फ्रॉम पिग्स एंड काउस। तो हिंदूज एंड मुस्लिम सिपॉयज देयरफॉर ऑब्जेक्टेड टू यूज इट। तो आपको तो पता ही है कि किस तरीके से सबके रिलीजन में कौन कौन, जैसे काउस की वर्शिप होती है या पिग्स को कितना वो इम्पोर्टेंस देते हैं, क्या बिलीव्स हैं मुस्लिम के। तो इसलिए उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। The Sepoys thought that the British were deliberately trying to hurt their religious sentiments. Sepoys को ऐसा फील हुआ कि ब्रिटिश ये सब डेलिबरेटली कर रही है जिससे कि उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को वो हर्ट कर सकें। But what happened on 27 January 1857, the military secretary ordered that all cartridges which were issued were to be free from grease. उन्होंने एक ऑर्डर दिया सेक्रेटरी ने कि जितने भी कार्ट्रिजेस इशू कर दिए गए हैं उन सबको फ्री कर दिया जाएगा। किससे? ग्रीस से। एंड सिपॉयज कुड ग्रीस देम देमसेल्फ यूजिंग वट एवर मिक्सचर दे प्रेफर। और सिपॉयज खुद से ही उस पर क्या कर सकते हैं? ग्रीस का यूज़ कर सकते हैं जिस चीज़ का भी वो मिक्सर प्रेफरेंस करें। दिस हाउएवर कन्विंस द सिपॉयज दैट देयर फियर्स वर जस्टिफाइड। यहाँ से हालांकि ये कन्विंस हो गए सिपॉयज कि उनका जो डर था वो जायज़ था, वो जस्टिफाइड था। दिस स्पार्क ऑफ द म्यूटिनी। और इसने म्यूटिनी में एक क्या कर दी? एक स्पार्क यानी एक चिंगारी और लगा दी। पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी रोज इन रेबेलियन एंड सपोर्टेड द सिपॉयज। डिफरेंट सेक्शन के जो सोसाइटी के जो सेक्शंस थे वो सब रेबेलियन में क्या हो गए? सब पार्टिसिपेट किया और उन्होंने सपोर्ट किया किसको? सिपॉयज को। सम हिस्टोरियंस रिगार्ड इट एज द बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनिज्म। और कुछ हिस्टोरियंस ने तो इसको एक बहुत बड़ा आर्म रेजिस्टेंस भी बोला। किसके अगेंस्ट? कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज हमने फिनिश कर लिया है टॉपिक। टुमारो वी विल सी द रिवोल्ट ऑफ 1857 जिसमें हम देखेंगे आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट। थैंक यू, कीप रिवाइजिंग, टेक केयर।